आज हमने टॉपिक लिया है इंडिया आफ्टर द मुगल्स। क्लास 7 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो इसमें हम मेजरली डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर क्यों हुआ, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो मुगल एम्पायर जो है तो उसका टाइम पीरियड है आफ्टर औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था तो ही इज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब के बाद जो जितने भी मुगल आए उनको कहते हैं लेटर मुगल्स। तो मुगल हु रूल्ड आफ्टर द औरंगजेब आर कॉल्ड एज अ लेटर मुगल। तो ये यहाँ टाइम पीरियड दिया है मुगल एम्परर मुगल रूलर का। एंड औरंगजेब ही हैज रूल्ड, हु वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर, तो ही हैज रूल्ड अराउंड 50 इयर्स। तो सबसे जो लास्ट है रूलर बहादुर शाह जफर। तो ही हैज रूल्ड फ्रॉम 1837 से 1857। तो एग्जैक्टली हम बीच वाले ये जो मुगल है इनको इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इनका इंडियन हिस्ट्री में इतना ज्यादा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। So that is the reason, and even it is not part of our syllabus also. So that is the reason we are not studying. तो ये कुछ लेटर मुगल्स है। ये मुगल्स है कि जिन्होंने एग्जैक्टली मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। एंड आलमगीर जो है तो आलमगीर को क्या कहते हैं, तो आलमगीर को औरंगजेब है तो उसको आलमगीर ऐसे भी कहते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर क्यों हुआ इंडिया में, तो जो मुगल एम्पायर था तो दे स्पेंड टू मच मनी ऑन द पैलेसेस, वॉर, कंटिन्यूअसली बैटल करते रहे। दैट दैट वाज वन रीजन। सेकंड एग्जैक्टली क्या था कि मेजोरिटी ऑफ द जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज जो था तो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द मुस्लिम रूल एंड रूलर्स। एंड इवन ब्रिटिश इंडिया भी इंडिया में आया था तो दे टुक एडवांटेज एंड दे रादर फाइनली ब्रिटिश पीपल दे डिफीटेड ऑलमोस्ट एवरीवन एंड दे कंट्रोल्ड द इंडिया एंड दे मेड द इंडिया एज अ कॉलोनी। तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें अराउंड 1700 सेंचुरी से ही, इन द मिडल ऑफ 1700 सेंचुरी से ही क्या हो गया, तो मुगल एम्पायर जो है वो क्रम्बल होना चालू हो गया। तो ये जो क्रम्बल था ये जो औरंगजेब का जब रूल चल रहा था तभी ये इट वाज वेरी अपेरेंट दैट दैट वेरी सून दैट दिस एम्पायर विल बी क्रम्बल डाउन। तो इकोनॉमिक क्राइसिस थे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थे, तो मुगल जब एम्पायर था तो मुगल एम्पायर अपने ज़ेनिथ पे, अपने यानी कि अपने टॉप अचीवमेंट में पहुंचा था जब रूल चल रहा था औरंगजेब का। उसके बाद जो बहुत सारे जो एंडलेस कॉन्क्वेस्ट किए यानी एक्सपीडिशंस किए, जैसे गोलकोंडा, बीजापुर एंड इवन लॉन्ग ड्रॉन जो डेक्कन कैंपेन जो मराठा जीतने के लिए, मराठा एम्पायर जीतने के लिए औरंगजेब ने चालू रखे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे उसके रिसोर्सेस डिप्लीट हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस में बहुत नुकसान हो गया, इवन मिलिट्री रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया मुगल एम्पायर का। या हम कह सकते हैं कि इवन जो औरंगजेब था रूलर तो उसका। तो औरंगजेब का टाइम आते आते क्या हो गया, तो बहुत सारे मनसबदार इतने बढ़ गए थे कि सो दैट एग्जैक्टली जो मनसबदार है और जो उनको जो लैंड देनी चाहिए या जो उनकी मिलनी चाहिए उसमें बहुत सारा मिसमैच हो गया। और जो सैलरी जो थी तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो सैलरी और जो जागीर जो उनको दी जाती थी मनसबदार को, तो वो रिड्यूस करने पड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जिसकी वजह से क्या मनसबदार वेर नॉट हैप्पी एंड मनसबदार के बीच में क्या हो गया, इंटरनल राइवरली चालू हो गया। तो जब औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या हो गया, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक हो गया। एंड एग्जैक्टली देयर वाज जो न्यू रीजनल एलाइट्स थे यानी कि जो जागीरदार थे तो वो पावर में आ गए एंड दे स्टार्टेड चैलेंजिंग मुगल्स। जो भी एलाइट्स पावर में आ गए वो मोस्ट ऑफ देम क्या थे, ऑलरेडी दे वर द जागीरदार्स ऑफ द मुगल एम्पायर ओनली। बट उन्होंने क्या किया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया था फ्रॉम द फार्मर्स एंड पीजेंट। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हो गए थे, तो वो रिसोर्स की वजह से उन्होंने बहुत सारा स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्मी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। तो जागीरदार ने क्या किया, जैसे ही उनको पता लग गया कि अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक है तो दे स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देयर पावर इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। एंड एग्जैक्टली हम ऐसे कह सकते हैं कि स्लोली दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट। तो रिवॉल्ट ऑफ पीजेंट एंड जमींदार। तो पीजेंट का कंटिन्यूअसली 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरीज में रिवॉल्ट होने लगा, क्योंकि क्या हो गया, पीजेंट जो थे या फार्मर थे उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस देना पड़ रहा था टू द जागीरदार। इवन जो जमींदार थे, जो इंटरमीडिएट थे या मिडलमैन थे,
तो उनका भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, बिकॉज़ जागीरदार वेर कलेक्टिंग टू मच हाई प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ज़मींदार थे, तो ज़मींदार वेर लूजिंग आउट देयर शेयर ऑफ द सरप्लस, यानी कि ज़मींदार को इसमें कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा था। इसकी वजह से जब भी रिवॉल्ट होता था, तो ज़मींदार क्या करते थे, इस रिवॉल्ट को बैकिंग देते थे, सपोर्ट देते थे। फाइनेंशियली भी देते थे, एंड इवन प्लस रिसोर्स, अदर जो रिसोर्सेस है, वो भी रिसोर्सेस ज़मींदार देते थे, सो दैट पीज़ेंट का जो रिवॉल्ट हो, वो कम ना हो। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन भी हो गए दिल्ली पे। जैसे फॉर एग्जांपल नादिर शाह जो है, तो ये पर्शिया का रूलर है, ईरान, जो अभी फिलहाल करंटली ईरान है। तो उसने क्या किया, दिल्ली पे अटैक किया, एंड दिल्ली का बहुत सारा खजाना वो 1739 में लूट कर चला गया। तो उसके बाद क्या हो गया, जो नादिर शाह का जो कमांडर था, तो उसने भी, यानी कि अहमद शाह अब्दाली, उसने भी क्या किया, रिपीटेड अटैक्स किए इंडिया पे इन बिटवीन 1756 से लेके 1761 तक। यानी बहुत सारा जो दिल्ली या दिल्ली के जो रीजन थे, वहां से बहुत ज्यादा उसने खजाना लूट कर, या ट्रेजरी से बहुत ज्यादा पैसा लूट कर चले गए। तो मुगल एम्पायर डिक्ल तो उसमें राइवरली अमंग नोबिलिटी, तो नोबिलिटी के बीच में जो नोबल थे, खास करके जो मेजर जो नोबल थे, जो मुगल कोर्ट में काम करते थे, वो रादर होते थे ईरानी, यानी जो ईरान के हैं, या तुरानी, यानी कि जो तर्किश लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये छोड़कर भी एग्जैक्टली जो अदर ग्रुप थे, जैसे अफगान के नोबल थे, अफगान रूलर, जो मुस्लिम रूलर है, लेकिन लेकिन जो इंडिया के हैं, यानी इंडियन मुस्लिम, इवन जो हिंदू थे, हिंदूज में खास करके राजपूत एंड मराठा। तो ये नोबल ने क्या किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका राइवरली बढ़ने लगा, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड टू गेन द पावर इन दैट रिस्पेक्टिव रीजनल एरिया। इवन म्यूचुअल राइवरलीज भी थी ग्रुप में, जैसे सेल्फ एग्रेडिजमेंट था, यानी कि जो उनका जो मेजर फोकस रहता था कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्पायर का, तो रादर देन क्या करते थे, वो खुद का पावर कैसे दिखा सकता है, या दूसरा जो उसका जो नोबल है, राइवल नोबल है, उसको कैसे वो कम दिखा सकते हैं, नीचा दिखा दिखा सकते हैं, या उसको कैसे फाइट में हरा सकते हैं, या इवन वो उनके बीच में छोटे मोटे वार भी बैटल भी करते थे, जिसकी वजह से क्या करे, खुद की जो पावर है, वो प्रूव करने के लिए दे वर फाइटिंग अमंग ईच अदर। तुरानीज कौन से लोग थे, ऐसे नोबल की जो टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, और जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, उसको तुरानी ऐसे कहा था। और ईरानी ऐसा है कि जो पर्शियन रीजन से थे, तो उसको ईरानी हम कह सकते हैं। तो अराइवल ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश जब आ गए, तो एग्जैक्टली जहांगीर से उन्होंने फरमान रिसीव किया था, दे गॉट एन अप्रूवल टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। तो जब ब्रिटिश जब इंडिया में आए शुरुआत में, तो दे वर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू एस्टेब्लिश एनी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज, दे ऑब्जर्व द फ्रैक्चरिंग of the central government and even instability of the Mughal empire. So this gave them opportunity, एंड दे सीज दिस अपॉर्चुनिटी। तो ब्रिटिश ने ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, एंड क्या किया, दो स्टार्टेड मेकिंग द अटेम्प्ट इन पॉलिटिकल एक्सपेंशन आल्सो, इवन टेरिटोरियल एक्सपेंशन आल्सो ब्रिटिश स्टार्टेड। और ब्रिटिश के पास क्या था, ब्रिटिश के पास एक सुपीरियर मिलिटरी फोर्स था, एंड एक्चुअली दे वर वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड। तो वो एग्जैक्टली किसी भी आर्मी को आसानी से हरा सकती थी, सो दैट दैट वाज द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश। एंड इवन क्या हो गया था, ब्रिटिश हैड वर्कड इन इंडिया ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा क्या किया था, तो कलेक्ट करके रखा था, तो दे मेड अ ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ द बिजनेस व्हाट दे डिड इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंट स्टेट का भी धीरे धीरे राइज होने लगा, जैसे हैदराबाद स्टेट एस्टेब्लिश किया निजाम उल मुल्क असाफ जहां वन, जिसको चीन कुली, ये जो चीन कुली कुली खान जो है, चीन कुली खान जो है, तो उसका उसको निजाम उल मुल्क असफ जहां ऐसे नाम से भी जानते हैं। तो ही वाज द इन्फ्लुएंशियल नोबल ऑफ फारूक सियार कोर्ट। तो एग्जैक्टली उसने ऑटोनॉमस स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया हैदराबाद में। तो हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसको क्या होगा, तो उसको कुछ जो हैदराबाद जो स्टेट है, तो उसके रीजन से कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा मुगल एम्पायर को। उसके बाद जो अवध है, तो अवध यानी कि बुरहान उल मुल्क सादत खान, जो गवर्नर था अवध का, तो उसने भी क्या किया, तो जब ही वॉज अपॉइंटेड बाय द एम्पर मोहम्मद शाह इन 722 722 सीई, तो ही वाज द गवर्नर ऑफ अवध।
तो उसने भी क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से अवध का रीजन से भी क्या हो गया, मुगल एम्पायर को टैक्सेस मिलना बंद हो गया। उसके बाद जो बंगाल रीजन है, तो बंगाल रीजन में मुर्शिद कुली खान की जो एग्जैक्टली वहां का गवर्नर भी था और दीवान था, कि जिसको अपॉइंट किया था एम्परर फारूक सियार ने इन 1770 सीई। तो उसने भी क्या किया, एटोनॉमस स्टेट खुद को बंगाल को डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से इस रीजन का भी क्या हो गया, टैक्सेस या रेवेन्यू मुगल एम्पायर को आना बंद हो गया। तो ये इसके बाद भी क्या हो गया कि जो रीजनल पावर्स है, जो नोबल्स थे, कि दो रियलाइज कि नाउ दे कैन फाइट, दे कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो उनमें से थे फर्स्ट द राजपूत। तो राजपूत जो किंग थे, जैसे राजा अजीत सिंह जो मारवाड़ जोधपुर से थे, तो ही वाज द गवर्नर ऑफ अजमेर एंड गुजरात। तो उसने क्या किया, तो खुद का जो डोमिनियन है वो एक्सपांड करने की कोशिश की। इवन जो जय सिंह टू, जिसको हम सवाई राजा जय सिंह भी कहते हैं अम्बेर के, तो ही वाज द गवर्नर ऑफ सूरत। तो उसने अपना खुद का कैपिटल जयपुर पे एस्टेब्लिश कर दिया, एंड इवन ही गॉट रिसीव्ड द गवर्नरशिप ऑफ आगरा आल्सो। तो नागपुर जो है, तो नागपुर वाज अनेक्स टू मारवाड़। तो मारवाड़ में ये इसको ज्वाइन किया गया है इन दोनों द्वारा। एंड वाइल द पोर्शन ऑफ द बुंदी, बुंदी यानी राजस्थान का एरिया, दिस वाज कैप्चर्ड बाय द अंबर चीफ। तो अंबर में ये जोड़ा गया, यानी कि इस रीजन से भी क्या हो गया, मुगल एम्पायर को रेवेन्यू आना बंद हो गया। इवन राजपूत जो रिवाइवल है वो टेम्पररी था, क्योंकि बाद में क्या हो गया, अचानक से बहुत सारे अटैक्स मराठा किंगडम द्वारा राजस्थान या राजपूत किंगडम पे हो गए। एंड मराठा जो किंगडम है, तो उन्होंने राजपूत के जो किंग है, तो उनको आसानी से हरा दिया। तो द सिख, उसके बाद क्या था कि कुछ सिख भी थे कि जो इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर करते हैं। तो जब सिखिज्म इंडिया में बिगेन हुआ, तो ये एक सेपरेट रिलीजन पे नहीं स्टार्ट हुआ, बट एग्जैक्टली क्या हो गया कि सिखिज्म के जो भी थॉट प्रोसेस थी, उसकी वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स वहाँ अट्रैक्ट हो गए, एंड दिस थॉट प्रोसेस हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेपरेट सेक्ट या रिलीजन कह सकते हैं। तो जो गुरु तेग बहादुर थे, तो ही वाज द नाइन सिक्स गुरु। तो ही वाज अपोजिंग सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, जिसकी वजह से क्या होगा, औरंगजेब ने एग्जीक्यूशन कर दिया, यानी कि उसको किल कर दिया गुरु तेग बहादुर जी को। इवन गुरु गोविंद सिंह जो है, जो टेंथ सिख गुरु है सिखों के, तो उन्होंने एक खुद का वॉरियर कम्युनिटी एस्टेब्लिश कर दिया, जिसको हम खालसा कहते हैं, और यही खालसा आगे जाके विच बिकेम अ हाईली मिलिटेंट एंटिटी, यानी कि वॉर में बहुत दे वर वेरी एक्सपर्ट एंड दे फॉट सेवरल बैटल अगेंस्ट मुगल। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है, तो उनकी डेथ हो गई 1798 सीई में। उसके बाद जो नया लीडर जो सिख को मिल गया, तो उसका नाम था बंदा बहादुर। तो he established control over the region between the river of Ravi and Yamuna। तो रिवर रावी एंड यमुना के बीच में जितना भी रीजन है, तो उसका कंट्रोल बंदा बहादुर ने ले लिया, यानी सिखों ने ले लिया। और जो बंदा बहादुर है, उसने इस रीजन में इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, और इसको इंडिपेंडेंट रीजन भी डिक्लेयर कर दिया। ही अपॉइंटेड सो मेनी ऑफिशियल एंड ही मिंटेड हिज ओन न्यू कॉइन्स, जिसको हम नया कंट्री बोल सकते हैं या नया रीजन कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम कह सकते हैं। तो बंदा बहादुर जो है, तो ही वाज कैप्चर्ड बाय द मुगल इन 1715, एंड इवन उसको भी मार डाला, मुगल हैज किल्ड हिम इन 1767 1716 सीई। तो उसके बाद महाराजा सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह जी जो है, तो उन्होंने सिखों को रीयूनाइट करने की कोशिश की, और उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम भी खुद का बनाया, जिसका कैपिटल था लाहौर इन 1799 1799 सीई में। तो जाट भी जो थे, तो जाट वेर आल्सो अपोजिंग द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द मुगल। तो जाट्स वेर मेजरली प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट, यानी फार्मर थे। और ये जहाँ भी एग्जैक्टली जाट रहते थे, तो उस टाउन में क्या होता था, दिस टाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। तो चूरामन जो है, तो चूरामन वी कैन से ही वाज द लीडर ऑफ द जाट। तो उसने क्या किया, तो उसने कंट्रोल किया वेस्ट दिल्ली के रीजन को। उसके बाद उसका जो नेफ्यू है, चूरामन जो है, उसका नेफ्यू जो है बदन सिंह, तो उसने क्या किया, तो ही हैज एस्टेब्लिश अ कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ आगरा एंड मथुरा डिस्ट्रिक्ट, यानी आगरा डिस्ट्रिक्ट एंड मथुरा डिस्ट्रिक्ट पे अपना कंट्रोल उसने एस्टेब्लिश कर दिया बदन सिंह ने। तो सूरजमाल जो जो है,
तो सूरजमल इज द सन, इज द एडॉप्टेड सन एंड सक्सेसर ऑफ बदन सिंह। तो जो बदन सिंह जो है, तो उसका जो एडॉप्टेड सन है, तो ही वाज द जाट लीडर। तो उसने जाट किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया, एंड सूरजमल के ही रूल में जो जाट किंगडम था वो अपने जेनिथ पे, अपने यानी कि टॉप परफॉर्मेंस पे था। तो सूरजमल ने बहुत सारी टेरिटोरी को जीता, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ दिल्ली, बहुत सारा पार्ट ऑफ दिल्ली, इवन हरियाणा, राजस्थान। तो सूरजमल का जो भी रूल पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ जाट किंगडम भी कहते हैं। तो ये शिवाजी महाराज का फैमिली ट्री है। तो शिवाजी महाराज जो थे, तो ही वाज द मराठा किंग। मराठा जो किंगडम है, तो मराठा किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट यानी कि शुरुआत, फाउंडर कह सकते हैं, तो फाउंडर हुआ द छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द सन ऑफ द शाहजी भोसले, कि जो काम करते थे निजाम शाही में, अहमदनगर, निजाम शाही अहमदनगर में। तो आदिल शाही और बीजापुर एंड मुगल के कंबाइंड फोर्सेस ने क्या किया, निजाम शाही को पूरा खत्म कर दिया इन 1636 सीई में। शिवाजी महाराज का जो एस्पिरेशन था टू हैव एन इंडिपेंडेंट किंगडम, तो ये एग्जैक्टली शुरुआत में उन्होंने ही स्टार्टेड विथ वेरी मॉडेस्टली बाय गेनिंग स्मॉल रीजन एंड स्मॉल एरियाज ऑफ हिज जागीर। तो जो भी उसके पास शिवाजी महाराज के पास जो भी जागीर थी, तो उनके पापा के थ्रू आई थी उनके पास। तो वट एवर द जागीर ही वाज हैविंग, तो स्लोली स्लोली उनके ऊपर ही उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रोल करना चालू कर दिया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही वोन सो मेनी फोर्ट। जैसे सबसे पहला किला जीता था उन्होंने तोरना, उसके बाद राजगढ़, कोंडाना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े किले उन्हें जीते थे। तो तोरना जो है, तो उसको प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज द फर्स्ट फोर्ट सीज्ड बाय शिवाजी महाराज एट द एज ऑफ 16। और इसके यही से ही हम कह सकते हैं कि जो मराठा एम्पायर है, मराठा किंगडम है, तो इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई। बाय अराउंड 1650 व्हाट हैपेंड, तो जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने मुगल के जो भी टेरिटोरी है, तो उसके ऊपर भी अटैक करना चालू कर दिया। तो मुगल की जो टेरिटोरी जो महाराष्ट्र या नियर बाय महाराष्ट्र रीजन है, तो वहां पे अटैक करना चालू कर दिया। तो जब शिवाजी महाराज जी की जब डेथ हो गई, तो उनका जो बेटा था, एल्डेस्ट सन जो था, तो छत्रपति संभाजी महाराज थे। तो ही हैज सक्सीडेड हिम, यानी कि वो राजा छत्रपति बन गए उसके बाद। ग्रेजुअली द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मराठा किंगडम पास्ट इनटू द, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो जो मराठा किंगडम के जो किंग्स थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो बाद में क्या हो गया कि जो पेशवा थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन था, तो दे हैव टेकन द कंट्रोल इनटू हैंड एंड दे बिकम द एग्जैक्ट रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ है, ही इज द फर्स्ट पेशवा हु वाज बीइंग हु स्टार्टेड द पेशवा, एंड उसके बाद ये जो पोजीशन है पेशवा की, वो हेरिडेटरी बन गई। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इन जो पेशवा है, तो पेशवा ने ही मराठा एम्पायर को रूल कर दिया, किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो, तो पेशवा जो है, तो एग्जैक्टली पेशवा का जो पोजीशन है वो जब द ऑफिस ऑफ पेशवा बिकेम सिग्निफिकेंट, कभी सिग्निफिकेंट उसका हो गया, जो बालाजी विश्वनाथ जो है, तो उन्होंने क्या किया, अंडर द छत्रपति शाहू महाराज, ही निगोशिएटेड विथ मुगल एम्पर ऑन द राइट ऑफ चौथ एंड सर देशमुखी। चौथ यानी 1/4 ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, एंड सर देशमुखी यानी 1/10 ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो जो भी टैक्स मुगलों को आती थी, जब भी मराठा फोर्सेस में और मुगल फोर्सेस में पहली सबसे बैटल हो गई, तो बालाजी विश्वनाथ ने मुगल फोर्सेस को हरा दिया, और क्या किया, वहां से उसे उन्होंने चौथ एंड सर देशमुखी के जो राइट्स है जो मुगलों से है, तो वो निगोशिएट करके ले लिए, यानी कि नाउ द टैक्स कैन बी कलेक्टेड बाय द मराठा एम्पायर और मराठा किंग ओनली। उसके बाद जब पेशवा का रूल चल रहा था, तभी जो पूना, अभी यानी उसका नाम अभी पुणे है, तो दिस बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम अंडर द रूल ऑफ पेशवा। तो ऑफिस ऑफ पेशवा बाद में क्या हो गया, हेरिडेटरी बन गया। तो उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ जो है, तो उनका जो बेटा था, द एल्डेस्ट सन, तो बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा लड़का था बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव एक्चुअली बिकेम द पेशवा। तो शुरुआत में जो एक्चुअली जो पेशवा के जो पीरियड था, तो शुरुआत के पीरियड में जो मराठा एम्पायर जो था, तो उसने कभी भी मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके एक इंडिपेंडेंट बड़ा किंगडम एस्टेब्लिश करने के लिए कभी ट्राई नहीं किया। rather what they have, their primary motive of the all expedition and maratha conquest was the extraction of tribute, यानी टैक्स कलेक्ट करना, मैक्सिमम जो रीजन है उसके ऊपर कंट्रोल लेना, एंड टू हैव अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर पावर इन द
in India or wherever they are fighting. तो एग्जैक्टली क्या हो गया, जैसे जैसे मराठा पावर में आ गए तो एक्चुअली छोटे मोटे रूलर को हराने लगे, तो क्या हो गया, जो इंडिजिनस जो रूलर थे वो उसके उनके खिलाफ हो गए। और उसकी वजह से क्या हो गया, जो छोटे मोटे जो रूलर थे, जो दोज हु आर अपोजिंग द मराठा, तो कॉन्सिक्वेंटली दे जॉइंड द फोर्सेस ऑफ अहमद अहमद शाह अब्दाली। तो इसीलिए क्या हो गया, जब अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा फोर्सेस में जब पानीपत का थर्ड बैटल हो गया 1761 में, 1761 सी में, तो इसमें क्या हो गया कि जो मराठा फोर्सेस है उनका ह्यूमिलेटिंग डिफीट हो गया। तो मराठा कभी भी कंसोलिडेटेड एम्पायर नहीं बनाने पाए, बिकॉज बिकॉज एक्चुअली जो भी उनका एग्जिस्टेंस था, दो एग्जिस्टेंस का जो बेसिक था वो था कॉन्फेडरेसी, यानी रीजनल पावर में अलग अलग रीजन में जो अलग अलग जो चीफ रहेंगे वो उतने पर्टिकुलर रीजन में क्या करेंगे, तो अपना अपना कंट्रोल रखेंगे एंड दे विल हैव एन एब्सोल्यूट पावर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो कॉन्फेडरेसी वाज द मेन मोटिव ऑफ द मराठा एम्पायर, इसकी वजह से वो बड़ा भी हो गया। और रादर ये भी हम रीजन कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हो गया कि मराठा जो है वो एक ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिफाइड, जिसको मोनार्क जैसे कहते हैं, तो मोनार्क सिस्टम नहीं एस्टेब्लिश कर पाया। तो मराठा जो किंगडम है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास, तो मराठा जो किंगडम है दिस वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जिसको प्रांत कहते थे। एंड वो जो प्रांत होता था उसको वापस आगे जाके डिवाइड किया जाता था परगनास एंड तरफ में। जो किंग होता था मराठा किंगडम में, तो ही वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। तो ये काउंटी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर ये जो है, तो ये अष्टप्रधान मंडल जो है, तो दिस इज द सिस्टम व्हिच वाज बीइंग रन बाय शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के टाइम पे प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, तो ये अलग अलग क्या होते थे, तो ये मिनिस्टर्स होते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आगे जाके क्या हो गया, ये जो आगे जाके जो प्राइम मिनिस्टर था, तो उसको पेशवा ऐसे करने लगे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। और अमात्य वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्री वाज द क्रोनिकलर, जो डे टू डे किंग में जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है उसको रिकॉर्ड करना। अमात्य जॉब वाज फाइनेंस मिनिस्टर एंड टू लुक आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। सचिव सचिव वाज द होम सेक्रेटरी, जो ऑल ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस लुक आफ्टर वो करते थे। सुमन जो होते थे फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, पीस वॉर के बारे में दे वर एडवाइसिंग ऑन द किंग। सेनापति वाज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, तो आर्मी को कंट्रोल करने का काम सेनापति करते थे। उसके बाद पंडित राव जो होते थे, तो दे वर लुकिंग आफ्टर द चैरिटेबल ग्रांट एंड देयर मेन जॉब वाज टू अपलिफ्ट द मोरल ऑफ द पीपल, कॉमन मैन। फिर न्यायाधीश जो होते थे उनका उनको हम चीफ जस्टिस कह सकते हैं। जॉब वाज टू डिस्पेंस जस्टिस इन जुडिशियल मैटर्स, सिविल मैटर्स एंड इवन मिलिटरी डिस्प्यूट्स। द मराठा मिलिट्री सिस्टम जो था, तो जब शुरुआत में मिलिट्री सिस्टम जब पेशवा के अंडर में आ गया, तो इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री सिस्टम, इट वाज वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। क्योंकि मराठा ने धीरे धीरे क्या किया, अपना पावर कंसोलिडेट किया एंड बहुत सारे चौथ सर मुद्दे सर देशमुखी जो है, तो वो उन्होंने कलेक्ट करने चालू किए। तो इसके वजह से दे कुड एस्टेब्लिश अ वेल स्टैंडिंग आर्मी, वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। उसमें इन्फेंट्री, कैवलरी, नेवी ये भी इंक्लूड होते थे। उनका मेजर जो टैक्टिक्स होता था वॉर का, उसको कहते हैं गरीला वॉरफेयर, जिसको मराठी में गनीमी कावा ऐसे भी कहते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ जो था, जो मराठा किंगडम का, वो मेजरली फोर्ट में था। तो फोर्ट वो एग्जैक्टली क्या करते थे, बहुत केयरफुली सुपरवाइज भी करते थे एंड उसकी टेक केयर करते थे एंड उसको मेंटेन करते थे एज अ गैरिसन, यानी एक फोर्टिफाइड प्लेस की तरह। यानी कि अगर कोई किला जीतता है महाराष्ट्र में, तो किला जीता तो वो उतना रीजन पे आराम से कंट्रोल कर सकता है। तो सोर्सेस ऑफ इनकम क्या थे मराठा किंगडम के, तो लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मराठा एम्पायर। तो उसके दे वेर टेकिंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 40% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस, की जो कैश या काइंड में पे किया जाता था बाय द फार्मर या पीजेंट। एंड इवन मराठा एम्पायर ने बहुत सारे, इवन शिवाजी महाराज के टाइम पे बहुत सारे स्कीम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए कोशिश करते थे। एंड दे वर गिविंग डिफरेंट फैसिलिटीज, लोन्स, सब्सिडीज फॉर द फार्मर्स। तो चौथ क्या है, तो चौथ इज नथिंग बट 1/4 ऑफ द 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड टू द जमींदार
सर देशमुख इज द एडिशनल 1.1/10 यानी 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी क्लेम्ड बाय द मराठा, यानी कि जो लैंड पहले मराठा के पास थी, बट बाद में क्या हो गया, जो मुगल टेरिटोरी का हिस्सा हो गई, तो वहां से ये चौथ भी वो लेते थे 25% एंड प्लस दिस 1/10 परसेंट जो है, तो वो टैक्सेस कौन कलेक्ट करते थे, तो मराठा रूलर्स या वहां से कलेक्ट करते थे। तो हमें बुक में दिया है वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। तो स्पेनिश सक्सेशन का वॉर 1701 CE से 1774 तक चालू रहा। इट बिगेन विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ स्पेन आफ्टर द डेथ ऑफ चाइल्डलेस, यानी कि जो स्पेनिश हैंसबर्ग जो किंग था चार्ल्स टू, तो उसका कोई लड़का लड़की नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हो गया, तो उसका थ्रोन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया आफ्टर हिज डेथ। तो जो चार्ल्स थ्री था, तो चार्ल्स थ्री का विल था कि लुइस 14 जो है, तो लुइस 14 का जो ग्रैंडसन है वो थ्रोन पे आना चाहिए। बट जो ऑस्ट्रियन जो हैंसबर्ग थे, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिकॉज दे वांटेड टू रिटेन द स्पेनिश क्राउन इन हैंसबर्ग फैमिली ओनली। बिकॉज जो हैंसबर्ग फैमिली था ऑलरेडी वो पावर में था इन होली रोमन एम्पायर, यानी जर्मनी हम इसको कह सकते हैं, तो जर्मनी के कंट्रोल करते थे हैंसबर्ग फैमिली। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इन फैमिली के बीच में क्या हो गया, तो इन फैमिली के बीच में फाइट हो गया एंड अदर कंट्रीज आल्सो जॉइंड दिस फाइट बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये जो वॉर है, तो ये एंड हो गया विद ट्रीटी ऑफ अल्ट्रेक्ट। तो ये जब ट्रीटी ऑफ अल्ट्रेक्ट साइन हो गया अराउंड 1740, तो इसके बाद क्या हो गया, जो फिलिप जो था द ग्रैंडसन ऑफ लुइस 14 जो था, तो ही वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग ऑफ